हेलो डियर्स, हाउ आर यू? दिस इज़ लेक्चर नंबर 12। ये लेक्चर नंबर 12 है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन के अंदर। सेक्शन नंबर हम 11 डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं हम रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा, रेस का मैंने पहले भी आपको बताया है। ये वर्ड्स हम पहले डिटरमाइन कर लें। ये हमारे पास लैटिन टर्म्स हैं, दोनों कौन से टर्म्स हैं? लैटिन टर्म्स हैं, लैटिन वर्ड्स है। एक वर्ड्स है रेस। रेस का क्या मतलब है? मैटर, ठीक है, मैटर या फिर सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। और जुडिकाटा का क्या मतलब है? जुडिकाटा मीन्स डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड, डिसाइडेड कहें या फिर इसको एडजुडिकेट कहें, एडजुडिकेटेड। जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया हो वो हमारे पास कहलाएगा रेस जुडिकाटा, ठीक है। अब इसकी हम बेयर रीडिंग करते हैं। इसके अंदर इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं कि हमारे पास ये सेक्शंस क्या कहता है। सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकाटा, इसका सेक्शन जो कहता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट आर इशू in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issued in a former suit between the same parties। ये कहता है कि जो हमारे पास कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, वो कोई भी ऐसा मैटर, ठीक है, इन आर या फिर कोई इशू, ठीक है, जो कि हमारे पास है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, ठीक है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली क्या हो गया है? इन इशू था, किसमें? इन इशू बिटवीन सेम पार्टीज, बिटवीन सेम पार्टीज। कौन, कहाँ पर? फार्मर सूट में, फार्मर सूट में, ठीक है। ये जो मैटर था डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था बिटवीन सेम पार्टीज, ठीक है, किसमें? फार्मर सूट में। जो कि वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, दो बार लिखा गया है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, इसलिए लिखा गया है कि एक तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो अभी मैटर हमारे पास आया है उसके लिए, और दूसरा डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आर बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम, या फिर जो पार्टीज बिटवीन सेम पार्टीज भले चाहे ना हो मगर जो क्लेम्स कर रहा हो वो उसी की पार्टीज बनती हो। फॉर एग्जांपल कैसे? कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव बन रहा हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। रिप्रेजेंटेटिव कैसे? फॉर एग्जांपल ए और बी के अंदर कोई सूट फाइल हुआ था, ठीक है, जो ऑलरेडी डिसाइड हो गया। अब ए ने क्या किया? ए ने बी के किसी बेटे पर फाइल कर दिया, बी के सन पर फाइल कर दिया, तो बी का सन क्या हुआ? इसका रिप्रेजेंटेटिव हुआ। मीन्स जो अभी डिसाइड, अभी जो सूट आया है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, बिटवीन सेम पार्टीज है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चलता है द सेम टाइटल, टाइटल्स एक ही हो, मीन्स सब्जेक्ट मैटर एक भी हो, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। जो बाद में जो सूट आया है वो कोर्ट भी कॉम्पिटेंट हो, मीन्स उसके पास भी जुरिस्डिक्शन हो उसके केस को चलाने की, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी? जो बाद में हुआ है फाइल आर द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। जो कि पहले जिसके पास सूट आया था और सूट एडजुडिकेट हुआ और फाइनली जो है डिसाइड हो गया। ऐसे ही सेकंड कोर्ट के पास भी वही पावर होना चाहिए। अब मैं इसको आपको मिसाल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, कोई ए ने सूट फाइल किया बी पर, कहाँ पर? कौन सी कोर्ट पर? फर्स्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल मीरपुर खास के अंदर, ठीक, कहाँ पर फाइल कर रहे हैं? मीरपुर खास में, ठीक है। कौन सी कोर्ट में कर रहे हैं? मीरपुर खास में। सीनियर सिविल जज हमारे पास 3 है। फॉर एग्जांपल इन्होंने फाइल किया फर्स्ट सीनियर में, फर्स्ट सीनियर सिविल जज, ठीक है। फर्स्ट सीनियर सिविल जज के पास इन्होंने फाइल किया मैटर, ठीक है। ये क्या हो गया? डिसाइड हो गया
फाइनली डिसाइड हो गया, हर्ड एंड डिसाइडेड, ठीक है। तो इसके बाद ए ने क्या किया, ए ने बी के ऊपर उसी मीरपुर खास के अंदर फर्स्ट सीनियर, जो कि पहले फर्स्ट सीनियर में हुआ था, अब उन्होंने क्या कर दिया, सेकंड सीनियर में सूट फाइल कर दिया। सेकंड सीनियर में सिविल जज के पास सूट फाइल किया, तो फिर सेकंड सीनियर जो कोर्ट है वो क्या कहेगी कि भैया ये तो पहले से ही मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो मैटर पहले था सब्सटेंशली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इशू था, वो अब भी फिर से वही डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू सेम ही है, तो फिर अब इन पर ये मैटर नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल कोई ए है, कोई एक पार्टी ने कोई मैटर एक बार कोर्ट में सूट फाइल किया और वो फाइनली डिसाइड हो गया, तो फिर उसके बाद उसी सेम काज ऑफ एक्शन पर वो पार्टी दोबारा से सूट लेकर नहीं आ सकता, ठीक है। दोबारा से उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम बिटवीन सेम पार्टीज और सेम जो है मैटर हो, रिलीफ भी सेम हो, तो फिर बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर से मैं एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, वाई पे कोई सूट फाइल करते हैं और फाइनली वो डिसाइड हो जाता है। डिसाइड होने के बाद वही उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, उसी कोर्ट के अंदर या फिर किसी और कोर्ट में अगर एक्स जाकर वाई पर सूट फाइल होता है, तो फिर उन पर सेक्शन 11 जो है वो अप्लाई होगा और वो बार्ड होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 कहता है फार्मर सूट की। फार्मर सूट क्या है, ठीक है। फार्मर सूट कौन सा? ये फार्मर सूट वो जो इससे पहले डिसाइड हुआ हो, ठीक है। जो अभी सूट फाइल किया है, इससे पहले जो सूट डिसाइड हो गया वो सूट। फॉर एग्जांपल एक सूट फाइल हुआ है 2020 में, ठीक है। एक सूट फाइल हुआ है 2020 में, ये 21 में हुआ, ये 20 में हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डिसाइड हो जाता है पहले, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मर सूट हो जाएगा। और अगर ये डिसाइड हो जाता है पहले, तो फिर ये फार्मर सूट कहलाएगा। जो पहले डिसाइड होगा वो फार्मर सूट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 पर चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द competence of a court shall be determined irrespective of any provisions as to right of appeal from the decision of court। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल ए ने वाई पर सूट फाइल किया और वो फाइनल डिसाइड हो गया, मगर वो उससे एग्रीड है, तो फिर वो अपील कर सकता है उसी कोर्ट की। हमारे पास जो डिसीजन आया है, जजमेंट आया है, उनको अपील में लेकर जा सकता है, मगर फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम काज ऑफ एक्शन को लेकर और बिटवीन सेम पार्टीज को लेकर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है, 2 एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे पास, अपील का ऑप्शन मौजूद है आपके पास, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बात करता है जो मैटर है, जो पहले आपका सब्सटेंशली और हमारे पास डायरेक्टली जो इशू था, उसमें किसी एक पार्टी ने अलेज किया हो, ठीक है, दूसरी पार्टी ने क्या किया हो, डिनाइड किया हो, या फिर क्या किया हो, एडमिट किया हो। डिनाई किया हो या फिर एडमिट किया हो, चाहे वो एक्सप्रेसली हो, चाहे वो इम्प्लाइडली हो, ठीक है। आरी बात समझ में, चाहे तो वो रिटर्न में कोई चीज़ एडमिट कर दी हो, या फिर कोई हमारे पास इम्प्लाइडली ओरली कह दिया हो कि ये मैं एडमिट करता हूँ। एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन हमारे पास 4 कहता है कि कोई मैटर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई मैटर ऐसा है, एक्सप्लेनेशन 4 में कहता है कि एनी मैटर विच माइट और आर्ट टू हैव बीन ग्राउंड और डिफेंस या अटैक इन सच फार्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फार्मर सूट। अगर कोई भी मैटर है, ठीक है, जो आपको क्या करना चाहिए था, माइट या फिर आर्ट, मीन्स आपको करना चाहिए था मगर आपने नहीं किया। अगर कोई ग्राउंड्स आपका बन रहा था जो फार्मर सूट में, मगर आपने ग्राउंड नहीं लिया, तो फिर ये ग्राउंड क्या माना जाएगा, इसके अंदर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था ऑर्डर 2 रूल 2 में, अगर आपको क्लेम करना है, ठीक है, अगर आपको होल क्लेम करना है, जहाँ पर आपके पास ग्राउंड मौजूद था, जहाँ आपने 50,000 रुपया क्लेम करना था, ठीक है, वहाँ आपने 30,000 रुपये क्लेम किया,
तो फिर वो आपके पास ऑप्शन तो मौजूद था, आप ग्राउंड तो ले सकते, मगर नहीं लिया तो फिर वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इसी का पार्ट माना जाएगा, मीन्स रेस जुडिकाटा में वो आ जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पर। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है एनी रिलीफ क्लेम्ड इन प्लेंट विच इज़ नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड। अगर कोई रिलीफ आपने किसी प्लेंट में मांगा, फॉर एग्जांपल जो फार्मर सूट है, ठीक है, फार्मर आपका सूट है, इसके अंदर कोई आपने रिलीफ मांगा है, फॉर एग्जांपल आपने 3-4 रिलीफ मांगे हैं। एक रिलीफ आपने मांगा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, दूसरा मांगा है आपने पोजीशन, ठीक है, और आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर दी जाती है, ठीक है, और आपको पोजीशन रिफ्यूज की जाती है, और आपको वो ग्रांट नहीं की जाती, ठीक है, ग्रांट नहीं की जाती, तो फिर वो एज अ रिफ्यूज्ड माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? एज अ रिफ्यूज, बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड, तो फिर वो रिफ्यूज माना जाएगा। उसी काज को लेकर आप उसी कोर्ट में नहीं आ सकते। आ रही बात समझ में? आप इसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। एक और मिसाल दे देता हूँ हम रिलीफ का। आपको जो रिलीफ क्लेम करना था उसके लिए रिलीफ क्लेम्ड, ठीक है, क्लेम नहीं है, क्लेम्ड है, मीन्स फार्मर सूट की बात हो रही है। क्लेम्ड मीन्स फार्मर सूट, ठीक है। अगर फार्मर सूट के अंदर आपने कितने मांगे हैं, 10,000 रुपये आपने किसी की तरफ मांगे हैं, तो आपको ग्रांट कितने हुए? आपको ग्रांट हुए सिर्फ 5,000, और 5,000 ग्रांट नहीं हुए तो फिर वो क्या हो गया? वो माना जाएगा रिफ्यूज्ड, ठीक है। वो रेस जुडिकाटा के एक्सप्लेनेशन 5 में आ जाएगा, वो आपको एज द रिफ्यूज मान लिया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 6 पर चलते हैं। वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट। अगर जहाँ पर भी कोई पब्लिक राइट है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देख लें। अगर कोई पब्लिक राइट की बात करते हैं, पब्लिक राइट, अगर कोई पब्लिक राइट है, फॉर एग्जांपल कोई ए सिटीज़न है, ठीक है, और वो सूट फाइल करता है, अगर म्यूनिसिपल कम्युनिटी के अगेंस्ट में करता है, ठीक है, किस किस के अगेंस्ट करता है? फॉर एग्जांपल ये बी, सी, डी, इसी तरह ये कम से कम 50 लोगों के बिहाफ पर कोई सूट फाइल करता है, ठीक है। जो हमारे पास जो 20 से लेकर 50 तक जो भी एप्लीकेंट या प्लेंटिफ थे, उन सबको इसमें प्लेंटिफ होना चाहिए था, मगर चाहे हुए या नहीं हो, ये इसको पास अटॉर्नी था या नहीं था, मगर अब क्या माना जाएगा? वो सब उनके बिहाफ पर ही माना जाएगा, और वो माना जाएगा डीम टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। अगर इनमें से जो अगर कोई फैसला डिसाइड हो जाता, फॉर एग्जांपल ए ने म्यूनिसिपल कम्युनिटी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, किसके लिए? पब्लिक राइट के लिए। अगर कोई रोड है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गटर लाइन है या फिर कुछ भी है, अगर कोई शहर में कोई कचरा वगैरह है, अगर शहर में कोई गंदगी फैल गई है, या फिर कोई पानी का मसला है, जो पूरी पब्लिक का राइट बनता है, किसी ए ने कर दिया, ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटी कर उस सब्जेक्ट को लेकर, उस काज ऑफ एक्शन को लेकर और उस रिलीफ को लेकर, और वो डिसाइड हो जाता, फिर उसके बाद बी या फिर उन जो भी पब्लिक्स राइट है उनमें से कोई भी आकर वो दोबारा से फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद में हम सेक्शन नंबर 13 पे आ जाएंगे, और लेक्चर नंबर 13 में और सेक्शन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। आपने बहुत बार सुना है कि टोल टू, वैसे टोल टू होता क्या है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 11 बात करता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मीन्स अगर एक बार आप किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर आ रहे हैं, वो डिसाइड हो जाता है, तो फिर बाद में आप सेम कोर्ट में या फिर किसी और पैरेलल जुरिस्डिक्शन में आप वही सब्जेक्ट मैटर, वही काज ऑफ एक्शन, वही पार्टी के दरमियान आप सूट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है? आपको हिट कौन करेगा? आपको रेस जुडिकाटा आपको हिट करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है?